हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में फिर हम 125 की सीरीज़ को लेकर आई हैं और आपको जो आपके डिमांड आ रही थी बुनाई के प्रश्नों को लेकर, तो बुनाई के प्रश्न भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज की जो क्लास है ये 125 की जो सीरीज़ है TGT 2021 की है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं भाग जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो पेपर मैं कई बार सॉल्व कर चुकी हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है सॉल्व कई बार किया हो, लेकिन हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो, या हो सकता है 2-4 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सीखने को मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए एक बार फिर से, और ये नज़र डाल लो इस समय कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए 2021 में, और उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपने ये इजी समझ के पहले पढ़ लिया हो और अब आप डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप पुरानी चीज़ें भूल गए हो। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसलिए इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न आपको पहला दिख ही रहा होगा। एक बार जो भी नए लोग आए हों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल भी मतलब ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही मतलब कुछ भी नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आपका भी फ़ायदा है, थोड़ा हमारा भी फ़ायदा करा दीजिए, थोड़े ज़्यादा मित्रों को जोड़ दीजिए, जल्दी से आप हमारे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर करा दीजिए। बहुत मतलब मुझे खुशी होगी अगर आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है, टॉर्सल प्रयास पूछा जा रहा है आपसे। क्या है, आप जानते हो जब हम काम करते हैं तो हमें कई तरीके के एफर्ट्स का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक प्रयास भी हो सकता है, शारीरिक प्रयास भी हो सकता है, चक्षु प्रयास जिसे कहते हैं देखना या निरीक्षण करना, वो वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कई तरीके के प्रयासों से गुजरते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं टॉर्सल प्रयास क्या है। क्या झुकाव एवं बैठना है, उठाना या खींचना है, टांग या पैर की गति करना है या रोकना है। तो यहाँ पर जो है आपका टांग पैर की गति कैसी हो जाएगी, पैडल प्रयास, आप मतलब चल रहे हो, है ना, पैडल प्रयास हो जाएगा। ओके, चल रहे हो मतलब। यहाँ पर उठाना खींचना कैसा हो जाएगा, आपका शारीरिक प्रयास आप कर रहे हो, शारीरिक एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, झुकाव एवं बैठना, टॉर्सल प्रयास, जहाँ पर हम कहते हैं ना सरल भाषा में उकड़ू केवल बैठना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। हम कोशिश करेंगे ये 1 घंटे में सीरीज़ कंप्लीट कर दें, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी टाइम की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमें भी टाइम अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कितनी पट्टियाँ हमें चाहिए, ना कि आपसे आकार पूछा जा रहा है कि तिकोनी चाहिए या चौको चाहिए। तो यहाँ पर कितनी पूछा जा रहा है, तो 2 पट्टियाँ, क्योंकि सिर पर आपकी 1 पट्टी में काम नहीं चलता है, 2 पट्टियाँ लगभग हमें बांधनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे बाई चांस ये पूछा जाए कि पट्टियाँ क्यों इस्तेमाल की जाती है, भाई क्या फ़ायदा है, तो पट्टियों हमें क्या करती है, हमारे घाव को संक्रमण से बचाती हैं, ठीक है, जो धूल कण वगैरह आते हैं उनसे सुरक्षा करती हैं, घाव को भरती हैं, घाव भरने में भी सहायक होती हैं, क्योंकि मतलब क्या होता है जो खुला घाव होगा उसमें मक्खी मच्छर बैठेंगे, संक्रमण भी होगा, बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ये घाव को ढक देती हैं, तो भी आप क्या होता है जल्दी आपकी रिकवर होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पट्टियों का प्रयोग कई रीज़न से करते हैं, खून को रोकने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। क्या चेचक रोग से बचाव करता है, डिप्थीरिया से बचाव करता है, तपेदिक से बचाव करता है, या फिर टाइफाइड से बचाव करता है। तो जो BCG का टीका है किससे होता है भाई, BCG का टीका मतलब किस रोग में लगता है, तो आंसर तो आपको पता है क्या है, तपेदिक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, तपेदिक ही नहीं कहते हैं इस रोग को, बहुत सारे नाम है। हम इसको एक्जिमा रोग के नाम से जानते हैं, हम इसको काक रोग के नाम से जानते हैं, काक, ठीक है, इसको हम काक कहते हैं, इसको अक्षमा कहते हैं, इसको हम TB कहते हैं, ओके। और इंग्लिश में हम इसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया जो है कौन सा है, तो ये बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियम रियम, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इधर लिख दिया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। तो ये यहाँ पर इसका बैक्टीरिया हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, अच्छा फैलता कैसे है, ये जीवाणु मुंह से अगर आप थूक देते हो तो भी कहीं ना कहीं दूसरा उसके संपर्क में आता है तो वो भी बीमार हो जाता है, चूमने से एक दूसरे को होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रोग जो है फैल जाता है। जन्म के 24 घंटे में ये टीका लगाया जाता है। अगर पूछा जाए जन्म के कितने घंटे बाद, तो 24 घंटे के अंदर ये टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है होम साइंस के। क्वेश्चन है 4, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन मतलब जो है उसे क्या कहते हैं।
इंसुलिन कहते हैं, ग्लूकागोन कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनोन कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो आप जानते हो, आपको एक चीज़ याद आई होगी, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों ही मिश्रित ग्रंथि से निकलते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो गई? आपकी अग्नाशय हो गई, ठीक है, अग्नाशय हो गई। ओके, जो अग्नाशय की बीटा सेल से अगर हम कहें तो इंसुलिन निकलता है, जो बीटा अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन निकलता है, और जो गामा सेल है उससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो एक ही ऑप्शन आपके बचा है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये आंतों की भित्ति से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं अच्छा, जो किडनी से निकलने वाला हार्मोन किसे कहते हैं हम? मतलब विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो हार्मोन है वो कहाँ किडनी से ही रिलीज होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, ढाका के मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से या रेशमी रेशों से? तो जो ढाका की मलमल है उसका निर्माण सूती रेशों से होता है, ठीक है। और इसको पहले मसलिन, ठीक है, मसलिन, ठीक है, मसलिन या मलमल शब्द प्रयोग, मसलिन भी प्रयोग किया जाता था इस मलमल के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम कहाँ से आया था? मुसलीपट्टनम के पत्तन से आया था, ठीक है, पत्तन नामक स्थान से ये आया था निकल कर ये शब्द, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे, और पहले बांग्लादेश जो था इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था, अब तो ये मतलब ढाका जो है पाकिस्तान में लगता है। ओके, और 17वीं से 18वीं शताब्दी तक जो था हमारे भारत में इसका काफ़ी प्रचलन था। 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो था भारत जो था इसका काफ़ी निर्यात करता था, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी से एकत्रित होती है। जो रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है आपको ये बताना है। क्या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, डायबिटिक कोमा होगा या फिर सीलियक रोग होगा। तो सीलियक हम सभी जानते हैं आंतों का रोग है। सीलियक रोग किसका है? आंतों का रोग है, जो खास तौर से अगर पूछा जाए आंतों का रोग है, और खास तौर से पूछा जाए तो ग्लूटिन से होता है, गेहूं के ग्लूटिन से। ओके, लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या देखा जाता है? जो ब्लड शुगर होता है हाइपो में क्या होता है? कम हो जाता है, ब्लड शुगर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, और यहाँ पर जो हाइपोग्लाइसीमिया हम बता रहे थे, हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्या है? रक्त शुगर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है ना, आपको दिक्कत, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ग्लूकोज की जब मात्रा कम होती है तो जो ऊर्जा कहाँ से जाने लगती है? वसा से जाने लगती है, वही कंडीशन हो जाती है डायबिटिक कोमा की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायबिटिक कोमा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है, डायबिटिक कोमा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होने से डायबिटिक कोमा होता है। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, खासतौर से डायबिटीज़ में ऐसा होता है, जब क्या होता है, ग्लूकोज कम हो जाता है तो वसा से ऊर्जा हमारा शरीर लेने लगता है, और वसा से ऊर्जा मिलती है काफ़ी ज़्यादा, उतना शरीर उपयोग नहीं कर पाता है, तो वो कण के रूप में क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उसमें जमने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं डायबिटिक कोमा वाली, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है। क्वेश्चन है 7, मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर सभी होगा। चाहे खाद्य में मिलावट की बात हो, खाद्य में अपमिश्रण की बात हो, अपद्रव्यीकरण की बात हो, ये सारे शब्द जो हैं आपके किसके लिए है? मिलावट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर यहाँ पर अपद्रव्यीकरण लिखा होता तो भी बात एक ही होती, ठीक है, अपमिश्रण लिखा होता तो भी बात सेम होती। तो हम अगर बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिला देते हैं, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकाल लेते हैं, अधिक गुणवत्ता वाली खाद्य पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेच देते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ये सभी मिलावट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, उल्टा टाका किसे कहते हैं? पल्ले टाका, मिस टाका, टक टाका, जर्सी टाका। कई बार प्रश्न सॉल्व किया है, पल्ले टाका को उल्टा टाका कहते हैं। क्वेश्चन है 9, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कथन किसका है? ग्रॉस एवं कैंडल का है, कॉर्टेजन का है, राजमल पी देवदास का है, इरीन ओपनहीम का है। तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कथन कॉर्टेजन का है, ठीक है। इरीन ओपनहीम ने संस्कृति की जड़ कहा है, गृह व्यवस्था को संस्कृति की जड़ कहा है। राजमल पी देवदास ने बांध से संज्ञा दी है, ठीक है, बांध से संज्ञा दी है। और जो इन्होंने ग्रॉस एवं कैंडल ने क्रियाशील यंत्र कहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध तरल आहार नहीं है? कौन सा यहाँ पर शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, या फिर चाय। तो चाय जो है यहाँ पर ये तो दिया नहीं कि कौन सी चाय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अभी हम दूध वाली चाय बनाएं तो वो कहीं ट्रांसपेरेंट तो होती नहीं है, वो तो अच्छी भली आपको गाढ़ी चाय होती है, उसमें तो कुछ भी आर पार नहीं दिखता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाय जो है आपकी क्या होगा?
यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, शुद्ध तरल आहार नहीं। फलों का रस आप छान दोगे शुद्ध तरल हो जाएगा, नींबू का पानी भी शुद्ध तरल होता है, दाल भी छान दोगे दाल का पानी भी शुद्ध तरल हो जाएगा। क्वेश्चन 11, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, गुजरात। बंगाल का कांथा, गुजरात का पटोला, डांस पूछा जाए तो डांडिया। ओके, उत्तर प्रदेश का आपकी बनारसी चिकनकारी, ये सब उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी चिकनकारी। ओके, पंजाब का फुलकारी, बहुत सारी, मतलब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार या फिर खेल का मैदान। तो परिवार से ही जो है समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, परिवार से समाज में जाता है, समाज से विद्यालय को पहुँचता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 13 वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? एक बार वीडियो को सभी मित्र अपने अपने फ्रेंड्सों को शेयर कर दें, हमें ज़्यादा खुशी होगी, और लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन यहाँ पर 13, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती या फिर अस्थि विकृति। वृद्धावस्था की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, होते तो ये सारे किससे हैं? आपके कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से ही लगभग ये समस्याएं होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर वृद्धावस्था की बात की जा रही, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा वृद्धावस्था में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया खासतौर से वयस्कों में होता है, उसमें भी पूछा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं को होता है। ठीक है, कबूतर छाती, पीजन चेस्ट की समस्या भी देखी जाती है, और अस्थि विकृति भी हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, रुचि या फिर इच्छा। तो प्रसार शिक्षा के अगर हम प्रथम चरण की बात करेंगे, यहाँ पर प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण है, तो यहाँ पर ध्यानाकर्षण है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अटेंशन आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, अटेंशन आता है। फिर क्या आता है आपका यहाँ पर 8C कैसे। ठीक है, कैसे, यही तो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अटेंशन आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर डिज़ायर आता है, फिर कन्फ्लिक्ट आता है। ओके, फिर क्या है? नॉलेज आती है, फिर क्या है? यहाँ पर ई से एफिशिएंसी है ना, और फिर यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आता है, फिर यहाँ पर इवोल्यूशन लास्ट में होता है। बात करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लीलन तंतु डैश के तने से प्राप्त होता है? जूट के पौधे से, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्प का पौधा। तो लीलन का जो तंतु होता है किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से जो है प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर आप जूट का रासायनिक नाम या फिर कपास का रासायनिक नाम या फिर हेम्प का रासायनिक नाम बता सकते हैं। सारे ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? हेम्प की, तो इसको हम कैनबिस सटाइवा कहते हैं। कैनबिस सटाइवा कहते हैं, कैनबिस सटाइवा। इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम आप कह सकते हो। जो आपका जूट है इसको हम कहते हैं कॉर्कोरस ओलिटोरियम। ओके, यहीं पर अगर हम बात करेंगे कपास की, तो इसको हम कहते हैं गोसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, हर्बेशियम, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, हर्बेशियम, ये तीनों वैज्ञानिक नाम है, लिख लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16 है, निम्न विषयों में से कौन सा निंद्राकारी विष है? अफीम है, शराब है, गांजा है, भांग है। तो निंद्राकारी यहाँ पर आंसर तो शायद कुछ और माना गया था, लेकिन अफीम को ही जो है सभी ने आंसर माना है। वैसे नॉर्मल अफीम ही होगा। सबसे ज़्यादा निंद्राकारी विष कौन सा है? अफीम है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो जो हैजा है क्या है? एक तरीके का संक्रामक रोग है। किससे होता है? विब्रियो कॉलोरी से होता है। विब्रियो ओके, यहाँ पर नहीं लगेगा रहा, यहाँ लगेगा। विब्रियो कॉलोरी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलोरीज होता है। और किससे होता है? जीवाणु से होता है। किस तरीके का ये जीवाणु होता है? तो कौमा के आकार का ये जीवाणु होता है। ठीक है, कौमा के आकार का होता है। तो ये किसके द्वारा फैलता है भाई? ये जल द्वारा मेनली फैलता है। ठीक है, मेनली अगर हमारी बात होगी तो ये जल के ही द्वारा फैलता है। उल्टी दस्त वगैरह यहाँ पर होने लगते हैं। क्वेश्चन है 18, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यहाँ पर आकार एवं ग्राफ है, प्रदर्शनी है, या फिर चित्र एवं फोटोग्राफ है, या फिर श्रव्य सामग्री है। तो यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम जो विधि है किसी भी प्रसार कार्य की, तो वो प्रदर्शनी होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? लाइसिन की, थियोनिन की, हिस्टाडीन की, या फिर बेलानिन की। तो जो आपका हिस्टाडीन है ये बच्चों के
लिए आवश्यक होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वृद्धि के दौरान किस एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ये हिस्टाडीन की होती है, और ये किस तरीके का है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 20, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियन, नाभिरज्जु, नाभिनाल, गर्भनाल या फिर एमनियन। भ्रूण की आंतरिक परत आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, जिसको हम एमनियन कहते हैं। ठीक है, एमनियन कहते हैं भ्रूण की आंतरिक परत को। ये ध्यान रखिएगा, भ्रूण में कितनी 3 परतें होती हैं, जो 3 परतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली परत जो होती है वो जो है एक्टोडर्म कहलाती है, फिर आती है मीसोडर्म, और अंतस्थ परत जो होती है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म पहली परत होती है, दूसरी कौन सी होती है, मीसोडर्म होती है, और तीसरी परत कैसी होती है, इंडोडर्म होती है, एंडोडर्म भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो आंतरिक परत को हम एमनियन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 80 मिलीग्राम 100 मिली रक्त में, या 80 से 120 मिलीग्राम 100 मिली रक्त में, या फिर 80 से 120 मिलीग्राम 1000 मिली रक्त में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, 80 से 120 जो होता है एक औसत मान रहता है 100 मिलीलीटर रक्त में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि, या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 23, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रीक देवी का नाम है। हाइजीन जो शब्द है जिसे हम हाइजिया कहते हैं, ये ग्रीक की एक देवी थी, उनका नाम था। ठीक है ना, जो ये देवी थी ये घर की शुद्धता वगैरह से संबंधित थी, और ये जीउस की बहन थी। किसकी बहन थी, जीउस थे ये ग्रीक के, कोई उनकी बहन थी, जीउस की बहन थी, या फिर जीसस की बहन होंगी शायद, जीसस होगा शायद, जीउस लिखा था जहाँ मैंने पढ़ा था। क्वेश्चन यहाँ पर 24, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी या दूध। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाश्चुरीकरण जो है दूध को संरक्षित करने की विधि है, लुई पाश्चर ने दी थी। क्वेश्चन है 25, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश का आधारभूत दर्शन है, शिक्षा का, प्रसार शिक्षा का, शिक्षण का, या फिर अनौपचारिक शिक्षा का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा प्रसार शिक्षा का। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को शिक्षित करके उसके मनोवृत्ति, उसके दृष्टिकोण, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है, ज्ञान का परिमार्जन भी करती है। क्वेश्चन है 26, स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रेयॉन में, नायलॉन में। तो यहाँ पर ऊन में जो होता है स्काउरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, रेशम में बेटिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, बेटिंग, और ऊन में भी किया जाता है। रेयॉन मतलब रेशम मेनली आंसर आप देना जब भी पूछा जाए, अगर कंडीशन आए तब ऊन को लगाना। रेयॉन में जो है, रेयॉन आप जानते हो अर्ध सेल्यूलोजिक या फिर हम कह सकते हैं अर्ध सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है, गरीबों का रेशम हम इसको कहते हैं। ओके, नायलॉन 20वीं सदी का चमत्कार, जिसे धो और पहनो, और जादुई रेशा ना जाने कितने नामों से जानते हैं। क्वेश्चन है 27, पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है, लेवॉइजर है, पेंटकोम्फरर है, अटवाटर है, या फिर वॉट है। तो लेवॉइजर जो है यहाँ पर पोषण विज्ञान के जनक है। ठीक है, लेवॉइजर है, और इन्हीं ने सबसे पहले क्या किया था, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को सिद्ध किया था। जैविक मूल्य का उपयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो ये प्रोटीन की जैविक मूल्य जो होता है प्रोटीन का मापते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, ग्लाइसेमिक। ओके, तो ये दोनों का अंतर ध्यान रखना। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो इन्फेंट का जो ये होता है ना, सॉरी, जो शिशु मृत्यु दर होता है ना, इसको हम कहते हैं 1000 शिशुओं के, मतलब 1000 की संख्या के आधार पर कितने बच्चे की मृत्यु हो गई उसका मतलब आधार पेश किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है, हल्दी है, नमक है, कोलतार है, या इंडिगो है। तो इंडिगो यहाँ पर एक बैट रंजक का उदाहरण है, और यह प्रथम, ठीक है, पूछा जाए प्रथम संश्लिष्ट बॉट रंग कौन सा था, प्रथम संश्लिष्ट बॉट रंजक या बैट रंजक कौन था, तो वो नील था। ठीक है, नील। ठीक है,
प्रथम संश्लिष्ट बैट रंजक पूछा जाए कौन सा था, तो नील था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो ये नील था, इसकी खोज की गई थी 1879 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1970, 1980, 1977 या फिर 2000 में किया गया? तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 1977 में ये काम किया गया था। 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था। ओके, और अगर यहीं पर हम बात करें जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 2005 को किसकी हम बात कर रहे थे? ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ओके, याद रखिएगा क्योंकि जो ग्रामीण ग्रामीण दिया है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, मिशन। तो ये आया था 12 अप्रैल 2005 को। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून या फिर 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की बात हो तो 7 अप्रैल, ये WHO के आधार पर बनाया जाता है। क्वेश्चन है 33, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर या छाती से पैर की ओर? तो यहाँ पर बात तो होगी किसकी? बच्चों में सन्निकट विकास की अगर बात हो तो ये जो दूरस्थ या सन्निकट विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर जाता है, मतलब छाती से और भागों में जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो सिर से पैर की ओर होता है इसे हम सेफेलोकोल्डर या सिर से पैर की ओर जो होता है ना, मस्तकाधोमुखी विकास हम कहते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ICMR या फिर NIN की ICMR और NIN 2020 RDA के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। मतलब RDA 2020 के अनुसार ये बताना है कि ICMR और NIN इन दोनों उन्होंने मिलकर ही हमारे भारत देश का RDA बनाया था, साथ में और भी संस्थाएं थी। तो यहाँ पर कितना वजन रखा गया स्त्री पुरुष का ये बताना है। प्रश्न ऑप्शन 1 है 60 किलोग्राम पुरुष, 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष, 55 किलोग्राम महिला, 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, या फिर 62 किलोग्राम पुरुष, 52 किलोग्राम महिला। तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 65 kg का पुरुष है और 55 kg की महिला है। और अगर पूछा जाए गर्भवती का पूछा जाए तो गर्भवती का भी 65 होगा। 65 होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें +10, 55 में +10 ऐड कर देने हैं तो 65 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, अमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या फिर ट्रिप्सिन है? जठर रस की बात हो रही है। जठर रस आपके पाया जाता है अमाशय में। ठीक है, तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके पेप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज आपके किससे निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन भी आपके अग्नाशय से निकलता है। ओके, एमाइलेज भी आपके मुंह में भी पाया जाता है और अग्नाशय से भी निकलता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, हेपेटाइटिस यकृत स्रोत किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा या फिर शैवाल द्वारा? तो ये हेपेटाइटिस जो होता है ये विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, जो आपका TB होता है तपेदिक, वो जीवाणु द्वारा होता है, हालांकि उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं यकृत प्रभावित होता है। और जो हेपेटाइटिस यकृत शोध होता है इसमें विषाणु द्वारा ये रोग जो है फैलता है। इसमें क्या होता है? एक तरीके का पीलिया रोग आप कह सकते हो इसको, पीलिया रोग हो सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, या फिर यकृत रोग। ओके, जो होता है इसमें क्या होता है? बिलिरुबिन सीरम जो होता है ना, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर क्या होता है? पीला हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, और शरीर पीला हो जाता है। और ये 2 तरीके का होता है। एक जो आपका जो ये हेपेटाइटिस है ये लगभग 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक होता है कौन सा? संक्रामक हेपेटाइटिस होता है। दूसरा सीरम हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। तभी तो ये सीरम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? पीला हो जाता है रक्त हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, भूलने की अचेतन प्रक्रिया डैश, प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन या मानसिक कल्पना? तो ये दमन होती है। भूलने की जो अचेतन प्रक्रिया को हम दमन कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या फिर 9 से 12 वर्ष? तो 0 से 2 वर्ष ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आयु में बालक जो है प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। क्वेश्चन है, मतलब शैशवावस्था की बात चल रही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, विरासत में मिली हुई आय है नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। तो विरासत में जो मिली हुई आय जो होती है किसका उदाहरण होता है? प्रत्यक्ष आय। हमने आपको बताया भी था, ये जो विरासत में मिली हुई आय है वो किसका उदाहरण है? ये आपके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 40,
यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? तो यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी आपकी 1946 में हुई थी। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर चेन्नई? तो नई दिल्ली में ये हुई थी प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय, जिसे हम लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है? स्वर्ग को, पृथ्वी को, मनुष्य को या इनमें से कोई नहीं? तो आपके अगर हम बात करें, स्वर्ग को जो इंगित करता है वो सिन है, पृथ्वी मनुष्य को जो इंगित करता है वो सो है, और वो जो पृथ्वी है ये जो है हाइकी जो है पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। सिन पर कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका सो है यहाँ पर 45 का कोण बनता है, और यहाँ पर 75 का हाइकी पर कोण बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। पूछा जा रहा है सो इंगित करता है, तो सो मनुष्य को इंगित करता है, जो पुरुष होता है, इंसान होता है उसको। जैसे कि ये क्या है आपकी, ये रेखा जो जा रही है, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी सिन है जो स्वर्ग की ओर जा रही है। ये क्या है, ये आपकी ये सिन है, ये सो है, और ये जो है ये क्या है, हाइकी है, ठीक है, ये हाइकी है। ओके, तो ये जो हाइकी होती है 75, ये 45, और ये सीधी जाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है? प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको याद होने चाहिए कि औपचारिक तकनीक और पेन पेंसिल तकनीक में कितने आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोसेस चार्ट हो गया, यहाँ पर ऑपरेशन चार्ट हो गया, या फिर पाथवे चार्ट हो गया, या फिर हम कहें मल्टीमैन चार्ट हो गया, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी पेन पेंसिल हैं। एक बचा साइक्लोग्राफ, जो आपका औपचारिक तकनीक का उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं, उसी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? गुणात्मक, मात्रात्मक, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि शरीर में किस, भाई वृद्धि ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, ठीक है। और जो वृद्धि, जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो गुणात्मक होता है। बी ऑप्शन सही था। सी क्यों हो गया भाई? वृद्धि की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सी तो नहीं होगा। वृद्धि मतलब ग्रोथ हो गया, पता नहीं ऑप्शन में दिया होगा तो मैंने वही टिक कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। वृद्धि जो ग्रोथ होती है ना, वो आपकी कैसी होती है? वो मात्रात्मक होती है। ओके, हाँ, बी ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 45, अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, सभी सही होगा। तो फर्नीचर को ढकने के लिए हम अपहोस्ट्री का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के कुछ प्रश्न हमने कल भी किए थे, क्योंकि कल हमारी टेक्सटाइल की सीरीज थी, तो उसमें हमने सारे PYQ टेक्सटाइल के उठाए थे, तो उसमें ये वाले प्रश्न भी थे। अल्पना कहाँ से संबंधित है? बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से। तो आपकी जो अल्पना है वो बंगाल से संबंधित है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस प्रकार के गले में लगाए जाते हैं? आयताकार, बी आकार, यू आकार या गोलाकार? तो डी ऑप्शन सही होगा, गोलाकार में लगाए जाते हैं रफल्ड कॉलर। क्वेश्चन है 48, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं? शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास जब होता है तो वह शारीरिक विकास भी होना चाहिए, गत्यात्मक विकास भी होना चाहिए, और भाषा विकास भी होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 49, जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं, अंडाणु को कहते हैं, नए कोष को कहते हैं, क्रोमोसोम को कहते हैं? तो शुक्राणु तो पुरुष प्रजनन हार्मोन है, पुरुष प्रजनन हार्मोन या फिर सबसे छोटी कोशिका। ओके, सबसे छोटी मादा कोशिका है। अंडाणु क्या है? स्त्री प्रजनन हार्मोन है, स्त्री प्रजनन हार्मोन है, ठीक है, प्रजनन हार्मोन है। ओके, तो इन दोनों को, जो ये दोनों हार्मोन मिलते हैं तभी नया कोष बनता है, जिसे हम नई कोशिका या फिर हम जाइगोट कहते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं? आपके जो भी जेनेटिक चीज़ें होती हैं, चाहे DNA हो आपके, चाहे RNA हो, चाहे आपके जीन्स हो, ये सब जो होते हैं केंद्रक के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16, 15, 14 या 17? तो 16% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन। क्वेश्चन है यहाँ पर 51, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर वेरिसोला जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलेरी या फिर साल्मोनेला टाइफी? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो तो नहीं होगा यहाँ पर। बी ऑप्शन जो है वेरिसोला जोस्टर वायरस जो होता है चेचक के विषाणु का नाम है। विब्रियो कोलेरी से कहीं ना कहीं हैजा होता है, साल्मोनेला टाइफी से कहीं ना कहीं आपके क्या होता है? टाइफाइड होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहीं ना कहीं पेचिस के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 52, ICMR
NIN 2020, मतलब वही आ गया आपका ICMR और NIN वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 50 प्रश्न मेरे पूरे हो चुके हैं, आधा घंटा नहीं लगा। ICMR एवं NIN 2020 RDS सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा कितना प्रतिशत निश्चित की गई? फाइबर की मात्रा बताना है। ये प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्यों? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम दिया है। जो आपका RDA की जो लिस्ट है उसमें तो 40 ग्राम दिया है, पर आयोग हर बार आंसर क्या मान रहा है? अभी शायद BPSC वगैरह में भी यही आंसर माना गया, ए वाला। ठीक है, तो ए ऑप्शन मैं तो बताऊंगी क्योंकि आयोग इसी आंसर को मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे 53, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे एवं बाहें आना और अंत में सिर आता है, तो ये स्थिति क्या ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म या सहज जन्म की होती है? तो ये ब्रीच जन्म कहलाता है। ठीक है, ये उल्टा प्रसव होता है आपका, जिसमें सबसे पहले क्या होती है? टांगे आ जाती हैं, बाहें आती हैं और अंत में सिर आता है। ठीक है, जिसको हम ब्रीच जन्म कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 54, लंबे रेशे को क्या कहेंगे? स्टेपल, फिलामेंट, स्पन यार्न या इनमें से कोई नहीं? तो स्टेपल और स्पन ये तो बात एक ही हो गई। तो यहाँ पर फिलामेंट जो होता है लंबे रेशे कहलाते हैं, दीर्घ आकारीय रेशों को हम फिलामेंट कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 55, पारिवारिक साधन के प्रकार है मानवीय एवं अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो पारिवारिक साधन जो होते हैं उनके प्रकार क्या है? मानवीय एवं अमानवीय। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 56, अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, ठीक है, LIC या फिर जन भविष्य निधि। तो ये ऑप्शन सही होगा, सामान्य भविष्य निधि जो है अनिवार्य बचत का उदाहरण है। क्वेश्चन है यहाँ पर भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि, जो खदकाना या फिर सिमरिंग भी कहते हैं, विधि में तापमान होता है 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस। भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 58, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधक को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को या फिर प्रसार विशेषज्ञ को? तो प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी होता है। ओके, वो चाहे तो अपनी बातों से अच्छों को बहला सकता है, ठीक है, और अपने काम में शामिल कर सकता है, तो ये धुरी होता है। 58 ऑप्शन आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 59, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशुओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्य होता है वो माता और शिशुओं के लिए होता है, क्योंकि निरोग व्यक्ति ऑप्शन जो है गलत है ना, इसलिए। ओके, क्वेश्चन है 60, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929, 1955, 1976, 2006। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो था वो 1929 में आया, जिसे हम सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 60, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता, मरासमस या उपर्युक्त सभी? तो चम्मच की आकृति जो होती है, स्पून नेल की जो कंडीशन होती है वो रक्ताल्पता या फिर काइलोनीचिया भी कहते हैं, खून की कमी को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, 1 से 4 साल के बच्चों के लिए देखने को ये रोग मिलता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस किसको होता है? छोटे बच्चों के लिए होता है, वसा और कैलोरी, हाँ वही कैलोरी, वसा या प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन है 62, प्रसार शिक्षण एक विधि है, अव्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण या जन शिक्षण? तो ये एक व्यवहारिक शिक्षण का प्रकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 63, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, रासायनिक प्रदूषण कहलाता है, सांस्कृतिक प्रदूषण कहलाता है या फिर भौतिक प्रदूषण कहलाता है? तो पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन हो गया। ठीक है, जो तत्व थे वो असंतुलित हो गए थे, तो आवश्यक पर असंतुलन हो गया, तो इसको हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 64, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश में किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ब्रिटेन में 1873 में प्रसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1873 में। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 65, एक बार सभी लोग प्रश्न का बता दीजिए, मतलब प्रश्न तो सभी को पता है, 21 में आए हुए, मेरे बनाए हुए तो है नहीं, इसलिए मेरी तारीफ तो इसमें बनती नहीं है। लेकिन क्या सही है? मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया 21 का। मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे मैम ये तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो क्या ऐसी समस्या है आप लोगों के साथ भी? तो जरूर बताएं कमेंट में और लाइक जरूर कर दें। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वास अवरोध, जन्मजात अक्षमता, संक्रमण, उपर्युक्त तो सभी सही होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 66, निखिल एवं डॉसी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, धन,
कुशलताएं, ज्ञान शक्ति, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ पर समय दिया उसे काट दो। क्यों? क्योंकि निखिल एवं डॉल्सी के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो निखिल एवं डॉल्सी के हिसाब से पूछा गया तो समय काट दो, क्योंकि इन्होंने समय को मानवीय माना और यहाँ पर मानवीय पूछा जा रहा है। तो समय जहाँ कट जाएगा तो कुशलताएं, ज्ञान शक्ति, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निखिल एवं डॉल्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है कुशलताएं, ज्ञान शक्ति, ठीक है, जो भी आपके अंदर है, बस समय को छोड़कर। क्वेश्चन 67, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? वस्त्र है, रेशा है, तंतु है, अणु है। तो हिंदी में तो रेशा ही लगाएंगे और इंग्लिश में फाइबर लगा देना। क्वेश्चन है यहाँ पर 68, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये पौधों पर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है पौधों के लिए। पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं यहाँ पर खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन है 69, जब फ्लोट बार्प यान से बनता है तब कहलाता है साटिन। बार्प की बात हो रही है, मतलब ताने की बात हो रही है, ठीक है। साटिन, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, सैटिन कर लो इसे, ठीक है, सैटिन कर लो, ओके। या फिर रिब बुनाई या फिर ए और बी दोनों तो ताने की से जब बनेगा तो उसे हम सैटिन कहेंगे। तो यहाँ पर सैटिन ये वाला, ठीक है, सैटिन, ओके। बानी से बनेगा तो साटिन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। मैंने भी इसलिए कर दिया ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग का गड़बड़ हो गया है, ठीक है। या फिर इसे सैटिन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जब बार्प से बनेगा तो फिर सैटिन होगा, क्योंकि जो बार्प होता है ना, ताने को कहते हैं ना, ओके, तो इसलिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 70, ड्वाकरा का क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ड्वाकरा का जो क्रियान्वयन करती है वो हमारी राज्य सरकार करती है। बी ऑप्शन TWCRA की बात हो रही है, ठीक है। कौन करती है? यहाँ पर राज्य सरकार जो है क्रियान्वयन करती है, ठीक है। अच्छा, ये कार्यक्रम है किसके लिए? ग्रामीण लोगों के लिए, ओके। ग्रामीण में किसके लिए? खासतौर से महिला और बच्चे के लिए। अभी हमने बताया भी, ये तो हमने बता भी दिया, महिला और बच्चों के लिए होता है, ठीक है। महिला और बच्चों के लिए यहाँ पर जो है सुविधाएं प्राप्त की जाती, वो कराई जाती हैं। सुविधाएं मतलब रोजगार संबंधित उनके लिए चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पर 1982 के समय की ये योजना, 1982 या 83 में ये जो है योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 71, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, सामान्य कार्य, कठिन कार्य, ए और सी। तो झाड़ू लगाना तो वैसे बेसिकली तो सामान्य कार्य है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया था किसके हिसाब से, मतलब इंग्लिश वर्जन के हिसाब से, और वहाँ पर लिखा था मोपिंग। मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना। तो पोछा लगाना इज अ डिफिकल्ट वर्क, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया। वैसे ये सामान्य कार्य है झाड़ू लगाना, पर हम उसी हिसाब से, क्योंकि हम मोपिंग मानकर हम आंसर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है 72, मतलब पोछा मानकर आंसर दे रही हूँ मैं, क्योंकि आयोग ने यही माना था। क्वेश्चन है 72, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2007, 4 दिसंबर 2005, 12 दिसंबर 2008 या फिर 12 दिसंबर 2006। दो होती है, एक होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो कि अभी चलाई गई है, जो कि गैस सिलेंडर से संबंधित है। अभी मतलब 15-16 में चलाई गई है। और एक ये है उज्ज्वला स्कीम जो आपकी पुरानी स्कीम है, जो कि जो महिलाएं वगैरह या जो लड़कियां थी उनका जो कहते हैं ना, एक तरीके की BPL आधारित जो महिलाएं होती हैं, LPG कनेक्शन वाली महिलाएं जो होती हैं, सॉरी मतलब जो लोअर क्लास की जो महिलाएं होती हैं ना, उनके लिए शुरू की गई थी। तो ये 4 दिसंबर 2007 में आई थी, ठीक है, 4 दिसंबर 2007 को आई थी। और जो प्रधानमंत्री वाली जो योजना जो अभी हम बता रहे थे कब आई थी, 16 में आई थी शायद, हाँ 1 मई 2016 में आई थी, ठीक है, 1 मई 2016 में, ओके। तो ये आई थी आपकी गैस सिलेंडर से संबंधित, मतलब जो BPL आधारित महिलाएं हैं उनके लिए गैस सिलेंडर से संबंधित ये योजना अभी BPL आधारित, मतलब जो वेरी उसमें लो कंडीशन में आते हैं, जिनका मतलब कहीं ना कहीं जिनकी इनकम वगैरह अच्छी नहीं होती है, ठीक है, वो लोग होते हैं, इसमें आते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 73, संचार के किस माध्यम में तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है? फ्लैश कार्ड में, फिल्म स्ट्रिप होगा ये, स्ट्रिप में, ठीक है, या फिर टेलीविजन में या श्यामपट्ट पर। तो यहाँ पर किसकी तस्वीर दिखाने की बात होती है? तो फ्लैश कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं और साथ में प्रत्यक्ष रूप में हम उसे क्या है मतलब एक तस्वीर वगैरह भी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल एवं पीले के मिश्रण से बनाए गए रंग, नीले एवं नीले काले सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, या फिर एक सभी। तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए हुए रंगों को हम कहते हैं द्वितीयक रंग, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 75, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 66 है तो कहलाएगी खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अच्छा संतुलन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर थकान
76 है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। थकान होने पर एकत्रित हो जाता है, जिससे हमें थकान होती है, आराम करते हैं तो सही हो जाता है। क्वेश्चन 77, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 15 जनवरी 1960। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था और 51-52 में ही पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू हुई थी। क्वेश्चन 78, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आती है? चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आती है? तो ये अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है 79, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या उपर्युक्त सभी। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर जन जन तक पहुंचाना है तो गाँव में हेल्थ गाइड को नियुक्त यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 80, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? वास्ट डिफरेंस, डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय या फॉलोपियन ट्यूब। तो हमने लगभग आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप अगर हमारी पुरानी क्लासेस को देखेंगे तो यहाँ पर जो है वास्ट डिफरेंस क्या है? पुरुष अंग है। ठीक है, पुरुष का प्रजनन अंग है, ना कि स्त्रियों का। ठीक है, डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, जो अंडाशय, ये सब क्या है आपके कहीं ना कहीं स्त्रियों से संबंधित जो है अंग है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो आपका आंसर तो मिल गया ना, वास्ट डिफरेंस, ए ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन है 81, समय मापन इकाई TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट जो है 1 सेकेंड का भाग होती है। मतलब यहाँ इसमें से बताना है कि अगर आप टाइम मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग करते हो काल सरलीकरण में तो यहाँ पर कितना भाग वो मापन कर सकती है आपकी क्रिया का। तो 0.0036, 0.00036 या 0.006 या 0.036। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा 0.036। और ये कौन सा होता है? ये 1 मिनट का होता है। ठीक है, 1 मिनट का कितना 0.006 मेजर कर सकता है TMU। और यहाँ पर 1 सेकंड का पूछा गया तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 82, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, कैलोरी है। तो ये है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जूल। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 83, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया क्या? मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, फिर निकोलेवोडॉल्सी द्वारा। तो ये मार्विन मुंडेल द्वारा, ए ऑप्शन से होगा, परिवर्तन के वर्ग का विचार दिया गया। ठीक है, ये ऑप्शन से होगा। गिलवर्थ आप जानते हो पाथवे चार्ट से संबंधित है। मल्टीमैन जो है आपकी पेन और पेंसिल तकनीक का एक उदाहरण है। ओके, और निकोलेवोडॉल्सी भी प्रबंधन से संबंधित एक व्यक्ति है। क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ या फिर दीर्घकालीन विनियोग। तो भाई बटुआ क्या है? हाथ में लेके जाओ, मार्केट में रोज खर्च कर आओगे, यहाँ पर विनियोग कहाँ हो जाएगा? ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 85, शेयरिंग किस रेशियो को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, जूट, ऊन या लीलन। तो शेयरिंग का प्रोसेस हम करते हैं ऊन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 86, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ या फिर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर 86 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। कभी कभी मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, डी ऑप्शन सही है। आजकल हम जो है वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को डी ऑप्शन जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 87, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन, पाव्लोव। तो आप जानते हो यहाँ पर जीन पियाजे ही है, ए ऑप्शन। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिगमंड फ्राइड का जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ओके, और एरिक्सन का भी जो हम पढ़ते हैं मनोशारीरिक विकास। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पियाजे ने 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी पेशीय अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 12 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ठीक है, कहाँ के निवासी थे पियाजे? जीन पियाजे स्विस वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ओके,
क्वेश्चन है यहाँ पर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी जो है आपके हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 89, गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह तक या फिर जन्म से 14 सप्ताह तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गर्भकालीन अवस्था जिसे फिटस कहते हैं वो होती है आपकी गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है। जन्म होते ही वो क्या हो जाता है, न्यूनेट या फिर पार्टिन्यूट में चला जाता है, फिर न्यूनेट में चला जाता है। क्वेश्चन है 90, सुंदरता किस प्रकार का मूल है? साधन मूल, आंतरिक मूल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुंदरता ये आपके आंतरिक गुण है, सुंदरता हमारा आंतरिक गुण है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ओके, आंतरिक मूल है। क्वेश्चन है 91, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? निन हैदराबाद में, CFTRI मैसूर ने, ए और बी दोनों सही है या डी है इनमें से कोई नहीं? तो CFTRI जो मैसूर है इसी ने बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ को विकसित किया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CFTRI की स्थापना कब हुई थी? कोई कमेंट में बताएगा। ठीक है, क्या 1950 में हुई थी? कब हुई थी बताइए कमेंट में। क्वेश्चन है 92, प्रचार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निश्चित या द्विआयामी? तो यहाँ पर बहुआयामी, प्रचार कार्यकर्ता का जो कार्यक्षेत्र होता है वो बहुआयामी होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 93, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं दाढ़, केनाइन, केंद्रीय कृंतक या अग्र चवर्णक? तो केंद्रीय कृंतक जो होते हैं आपके बच्चों के जो हमारे होते हैं प्रथम अस्थायी दांत के उदाहरण दूध के दांत या शीर दांत। ठीक है, शीर दांत भी याद रखिएगा, ये आपके NCERT में दिया है शीर दांत। ओके, दूध के दांत के नाम से हम जानते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 94, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका शुद्ध पर्यावरण? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण स्वास्थ्य। पर्यावरण स्वच्छता को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण स्वच्छता को हम क्या किस नाम से जानते हैं? पर्यावरण स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 95, मैंड्रिन क्या है? मैंड्रिन एक प्रकार का क्या कॉलर है? आस्तीन है, कफ है या योग है? तो ये एक तरीके का कॉलर है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, मैंड्रिन। क्वेश्चन है 96, बजट के लिए, अच्छा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मैंड्रिन कॉलर है ये जो कॉलर है किस तरीके का कॉलर है? ये स्टैंडिंग कॉलर है। ठीक है, स्टैंडिंग, खड़ा कॉलर जिसे हम कहते हैं ये। ठीक है, स्टैंडिंग या बैंड कॉलर, स्टैंडिंग एंड बैंड कॉलर, मतलब आप जिसे बैंड भी कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे कि ये जो होता है ना जैकेट वगैरह में लगाया जाता है या फिर शर्ट में लगाया जाता है। ओके, इसको चोकर कॉलर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 96, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एडम स्मिथ, डॉक्टर एंजल, M. मार्शल या फिर ग्रॉसम कैंडल? तो डॉक्टर एंजल के द्वारा बजट के उपभोग का नियम दिया गया था। क्वेश्चन है यहाँ पर 97, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं फोटोमेट्री, ज्यामितीय, तापमान या कैलोरीमेट्री? तो ये कैलोरीमेट्री जो होती है ऊर्जा को मापने की का एक यंत्र है। ठीक है, विधि है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 98, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा? इनमें से कोई नहीं, तो कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। मर्सराइजिंग परिचर्या खासतौर से सूती वस्त्रों पर की जाने वाली एक रासायनिक परिचर्या है। क्वेश्चन है 99, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 1942, 1954? ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है 1945, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो गई थी, बातचीत होने लगी थी। ठीक है, चीन और रूस ने इस पर चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन जो स्टेबल हुआ वो 1948 में हुआ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1945। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 100, 1 ग्राम बचा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी? तो 1 ग्राम बचा के दहन से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 9 किलो कैलोरी मिलती है। 7 किलो कैलोरी हमें मिलती है एल्कोहल के दहन से। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए ही नहीं है। क्वेश्चन है 101, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, उपर्युक्त सभी? ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 102, सारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी? तो सारदा एक्ट आप किससे? बाल विवाह से संबंधित था, बाल विवाह संबंधित था जो 1929 में आया था, 1929 में आया था। सती प्रथा जो थी आपकी कब? 1829 में रोकी गई थी। ठीक है, 1829 सती प्रथा जो एक्ट था वो 1829। ठीक है, क्वेश्चन है 103, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल की शुरुआत में, साल के मध्य में और बी दोनों सही? तो साल के अंत में संतुलन तालिका जो है बनाई जाती है। क्वेश्चन है 104,
साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? HDL, VLDL, HDL या काइलोमाइक्रोन को? तो जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना, VLDL, ये जो होता है हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो LDL भी आपका ख़राब ही माना जाता है, लेकिन HDL जो है आपका अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो बी वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 105, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्ति अवस्था। तो किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ेगी भैया? विस्तार अवस्था, जब बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, बच्चों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्तार अवस्था में साधन ज़्यादा चाहिए होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 110, एस्बेस्टस क्या है? प्राकृतिक रेशा है, मानवकृत रेशा है, प्राकृतिक खनिज रेशा है, मानवकृत खनिज रेशा है? तो एस्बेस्टस क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 111, संश्लेषित रंजन की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्कर ने की थी, मोरे ने की थी, जेटी डिक्सन ने की थी, जॉर्ज एडमस ने तो एसीटेट रेयन को खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में क्या किया था? संश्लेषित रंजक को खोजा था। प्रथम संश्लेषित रंजक कौन है? ये प्रश्न आपको आंसर देना होगा। प्रथम संश्लेषित रंजक कौन सा है? ये प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में करेंगे। ठीक है, 111 का आपका कौन सा आंसर था? ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 112, एक बार भाई जो भी लोग आए हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे अपने मित्रों में, और आप भी नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मतलब नहीं किया हो, नए हो, पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन है 112, राजमा में उपस्थित ऑक्सिलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? जो राजमा में ऑक्सिलेट एवं फाइटेट होते हैं तो किसकी उपलब्ध, ये जो होते हैं ना ऑक्सिलेट फाइटेट, ये कहीं ना कहीं अवशोषण में बाधक तत्व होते हैं किसी भी न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण नहीं होने देंगे, लौह तत्व एवं कैल्शियम का नहीं होने देंगे, खाली लौह तत्व या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये लौह तत्व और कैल्शियम दोनों का अवशोषण नहीं होने देंगे। तिल में जो होता है ना, तिल में जो होता है इतना ज़्यादा अच्छा मात्रा में जो होता है आपके सारे तत्व, फाइबर हैं आपके, आयरन है, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी ये फैटी इस तरीके के जो होते हैं फाइटेट पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम का अवशोषण होने नहीं देता। मतलब कैल्शियम भी बहुत मात्रा में, सबसे ज़्यादा तिल में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम जो तिल होता है उसकी ऊपरी जो परत होती है ना, छिलका जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये ऑक्सिलेट, ये फाइटेट पाए जाते हैं, जो कि उस कैल्शियम का अवशोषण ही नहीं होने देते। ठीक है, तो या तो आप उस लेयर को हटाकर यूज़ करें, जब हम उस लेयर को हटाते हैं तो कुछ और न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए तिल हमें फ़ायदेमंद होते हुए भी नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 113, सन डैश में कृषि प्रचार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता मिली? 1920, 1914, 1900 या 1950? तो 1914 स्मिथ लीवर एक्ट के पारित होने पर, ठीक है, ग्रामीण आयोग की सिफारिश से क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका को ये मान्यता प्राप्त हुई थी कृषि प्रचार की। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 114, डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है? एगमार्क का, ISI का, FAO का, इनमें से कोई नहीं। तो डिब्बा बंद जो जैम एवं जेली होते हैं, तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, FAO का मार्क लगा होता है। कब आया था? कोई कमेंट बता सकता है? 1945 सही है या गलत है? बताइए। 1945 है या 46 है? ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं जानबूझ के इस तरीके से ऑप्शन दे रही हूँ कि आप, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है जब आसपास वाले ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन है 115, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है? सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, सीखने और परिपक्वता दोनों का? ठीक है, तो ये जो आपके बच्चों का विकास होता है सीखना और परिपक्वता दोनों का है। पर्यावरण या परिपक्वता दिया हो, ठीक है, या फिर सीखना और परिपक्वता दिया हो, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। बच्चों का विकास इसी का परिणाम होता है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 116, डैश बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? खेल, खाना, चिल्लाना या अनुपूरक? तो यहाँ पर खेल जो होता है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, और नैतिक गुणों को भी विकसित करता है। बच्चा लड़े झगड़े कुछ भी करे लेकिन बाद में एक हो जाता है। ठीक है, खेल में कभी बच्चे हमेशा की लड़ाई नहीं पालते हैं। ओके, जब तक घर वाले ना घुसें तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा। मसला बिगड़ जाता है जब घर वाले घुस जाए या फिर कोई बदतमीज ही बच्चा आ जाए, बेवजह की चोट मार दे। क्वेश्चन है 117, जन्म से 30 मिनट की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, न्यूनेट अवस्था, पार्ट्यूनेट अवस्था या फिर प्रसव अवस्था? तो ये पार्ट्यूनेट अवस्था होती है जन्म से 30 मिनट की, जब तक माता जो है, माता को बच्चे के जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा है, जब तक उसका अलग नहीं हो जाता तब तक ये अवस्था कहलाती है, 30 मिनट तक की होती है। उसके बाद ये न्यूनेट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन में समझ लेना, अब सी है। क्वेश्चन है यहाँ पर 118, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों
की प्राप्ति का साधन है, ये कथन किसने दिया है? ए रेड्डी, बी रामाभाई, कृष्णामाचारी या फिर हॉरेन भाई। तो ए रेड्डी का कथन है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लास होती है हमारी, लंबी क्लास, तो उस वजह से हमने शायद गलत बता दिया था। कांजीवरम, मुझे याद भी नहीं कि मैंने यही आंसर दिया था, क्या दिया था। कांजीवरम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है कि मैंने आंसर में वीडियो में बताया क्या था, पर मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने कुछ गलत बता दिया था। ठीक है, क्योंकि कमेंट आया कि कांजीवरम तमिलनाडु, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया था। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? 8:7:4, 6:5:5, 8:8:8, 5:6:6। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये आपके टीजीटी में भी पूछा गया है। 8:8:8 मतलब 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम और 8 घंटे मनोरंजन वाला काम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच, मतलब 8 घंटे कार्य करना है, 8 घंटे विश्राम करना है और 8 घंटे आपको सोना है। विश्राम मतलब मनोरंजन भी आ जाएगा इसी में, आराम भी आ जाएगा, और शयन मतलब सोना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 120 है, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी होगी? कार्यालय में भेंट करना, फॉर्म तथा घर पर भेंट करना, विधि एवं परिणाम प्रदर्शन या समूह चर्चा का आयोजन करना। व्यक्तिगत संपर्क पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत संपर्क एवं सद्भाव एवं मैत्री भाव बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी होगी? तो फॉर्म तथा घर पर भेंट करना। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क की बात हो रही है तो फॉर्म तथा घर पर भेंट करना वो ज़्यादा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 121, टेबल लीलन में कौन सी बुनाई होती है? प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई या फिर बास्केट बुनाई? तो ये होती है टेबल लीलन में ट्विल बुनाई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 122, बोलिनी ऊन को कहते हैं मेरिनो ऊन, पैशम ऊन, साहतस ऊन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक चीज़ की और मैं क्षमा चाहूँगी, कल मैं जल्दबाजी में बोलती चली गई, लास्ट में मुझे याद आया कि मैं गलत बोल गई। जो बोलिनी वूल होता है वो सिर्फ मेरिनो ऊन होगा। ठीक है, ना पैशम, ना साहतस, ना इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, मेरिनो। लेकिन मैंने कल क्लास में भी यही प्रश्न था, क्योंकि हमने कुछ PYQ टेक्सटाइल के सॉल्व किया था, उसमें ये प्रश्न था। उसमें मैंने शायद ये बोल दिया कि बोलिनी ऊन जो होता है इसे हम लैले का ऊन कहते हैं, वो मेमने ऊन को कहते हैं। ठीक है, बोल गई, पर बाद में जब क्लास ऑफ किया तो कुछ याद आया, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, तो मेरे दिमाग में आया यही वाला प्रश्न था। ठीक है, मेमने का जो ऊन होता है ना, का ऊन। ओके, तो मैं अपनी डाउट को क्लियर भी कर रही हूँ, इसे हम लैले का ऊन कहते हैं, लैले का ऊन कहते हैं। और इसी को 8 माह की उम्र में काटा जाता है। ठीक है, 8 माह की उम्र में भेड़ से उतारा जाता है, मतलब एक छोटे बच्चे की शरीर से ये उतारा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो बोलिनी होता है, ये बोलिनी, ये क्या होता है? मेरिनो। मेरिनो किससे मिलता है? विक्यूना से मिलता है। ठीक है, विक्यूना से मिलता है। सॉरी, मैं फिर गलत बोल रही हूँ। विक्यूना से तो मिंक कोट बनता है, जो दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। ठीक है, विक्यूना से मिंक कोट बनता है। मेरिनो तो खुद ही, मेरिनो एक जो है स्पेन देश में पाई जाने वाली एक, ठीक है, जो है मतलब जानवर है। ओके, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाए ना तो चीज़ें बिगड़ जाती, फिर सारे कन्फ्यूजन में ही निकल जाता, तो वो वाली चीज़ हो गई। ओके, ध्यान रखिएगा। और बिक्यूना जो है एक ऊँट की प्रजाति है, जो अभी हमने बताया था ना, ऊँट बिक्यूना जो होता है उससे मिंक कोट बनता है। तो ये बिक्यूना वो है, वो ऊँट की प्रजाति है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख देती हूँ, बिक्यूना जो है वो क्या है? ऊँट की प्रजाति है, ऊँट की प्रजाति है। ओके, ऊँट की प्रजाति है बिक्यूना। क्वेश्चन है यहाँ पर 123, गेहूं का चोकर उसके किस स्थल में होता है? एपिडर्मिस में, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो में या पेरिकॉर्प में? तो गेहूं का जो चोकर होता है वो किस में होता है? वो पेरिकॉर्प में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 124, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षक का चरण नहीं है? प्रसार शिक्षण होगा। ठीक है, शिक्षण होगा, यहाँ पर शिक्षण का चरण नहीं है। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण या फिर संतुष्टि? भाई तो ध्यानाकर्षण भी होता है, ठीक है, इंटरेस्ट भी होता है यहाँ पर, और डिज़ायर भी होता है, और सेटिस्फैक्शन भी होता है, और इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन आपका विकर्षण नहीं होता। सी ऑप्शन से होगा, ये गलत है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 125, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की क्लास का। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है क्या? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में परिवर्तन होता है, या फिर अमीनो अम्ल व वसा का निर्माण होता है? तो देखो, ये प्रक्रिया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, रक्त शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है? रक्त शर्करा का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कैसे क्या होता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और एक तो मांसपेशियों में जम जाता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है, तो पहले तो यही याद रखो, ग्लाइकोजेनेसिस।
ठीक है, जेनेसिस कहलाता है। ओके, अब बात आती है यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, अब बात आती है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वसा की भी कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी हो जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, और जैसे मान लो डायबिटीज़ हो गई तो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर बंद कर दी जाती है, तो उस समय हमें ऊर्जा चाहिए होती है, हमारी मजबूरी बन जाती है, हमें कैसे भी ऊर्जा चाहिए, लेकिन जो है शरीर में कमी है। ठीक है, शरीर में कमी है, हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल पा रही किसी भी रीजन से। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम एमिनो अम्ल से या फिर वसा से, इनसे भी कहीं ना कहीं हम जो है ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ओके, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो अमीनो अम्ल से या फिर वसा से जब हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस समय में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो वो प्रक्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। देख रहे हैं डिफरेंस जरा सा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, अमीनो अम्ल वसा का निर्माण, वसा से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, अब बात आती है एक और बचा, अगर हमें ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करना, मान लो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्रित है, लेकिन हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है ऊर्जा की, तो हमें क्या हो, मतलब ग्लूकोज कम हो गया और जो जमा हुआ है वो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वही ग्लाइकोजन टूट जाएगा ग्लूकोज में जो हमारे शरीर में, जिससे जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास शिवरात्रि वाले दिन, ये क्लास आपको हम जो आप आज देख रहे हो, लेकिन मैं कल ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ इसको, मतलब शिवरात्रि वाले दिन। तो शिवरात्रि को क्या था, हमारा व्रत था, तो व्रत था उस समय हमारे शरीर में, क्योंकि हमने कुछ भी ज़्यादा खाया नहीं, बस थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए, तो क्या हुआ, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी की हो सकता कमी हुई हो, ग्लूकोज की कमी हुई हो, तो समझने के लिए तो क्या है, हमें तो पुनः हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में स्टोर था ग्लाइकोजन, ठीक है, तो उस वही ग्लाइकोजन टूट के हमें ऊर्जा दे रहा था, जिससे हम ये शक्ति मिल रही है, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसको हम कहते हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ जिससे सही से दिखे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जीनोलाइसिस। ओके, जीनोलाइसिस, कंफ्यूज मत होना, सारा लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं इसको। ग्लाइकोनियोजेनेसिस कब कहते हैं, जब अमीनो अम्ल और वसा से प्राप्त होता है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस कब कहते हैं, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ग्लूकोज का जब ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अगर याद नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। कितने प्रश्न आपके सही गए, कि वैसे उम्मीद है इसमें प्रश्न तो आपके शायद ही गलत हुए होंगे, कुछ ही बच्चों के हो सकते हैं गलत, जो कम, जिन्होंने हो सकता है इस पेपर को ना लगाया हो, मतलब पढ़ रहे हो, सोचा हो बाद में लगा लेंगे टेस्ट, या फिर नहीं लगा पाए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो लगभग बच्चों का ये प्रश्न काफ़ी अच्छे गए होंगे, ये सारे प्रश्न, क्योंकि ये TGT 2021 सभी ने सॉल्व किया होगा। तो हमें बताना ना भूलिएगा, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।